हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कल पोस्ट किया था, जिनसॉल के बारे में। जिनसॉल इंजीनियरिंग अगर करती क्या है बेसिकली, अगर मैं कंपनी बताऊं, अगर एक मुझे बहुत ही शॉर्ट में बताना है कंपनी क्या करती है, तो कंपनी क्लीन एनर्जी सेगमेंट में है। क्लीन एनर्जी से ले कोई भी अगर काम को ये कंपनी कर रही है, जिनसॉल इंजीनियरिंग आज की डेट में, तो उसका एक प्राइम फोकस है, वो है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेके। तो जो भी ये काम करती है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन में हो, चाहे वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज में हो, और सोलर ईपीसी का काम तो ये काफ़ी अच्छे से करती है। बाकी इसकी ईवी लीजिंग का काम है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, बहुत डिले हुआ है उसमें। तो बिजनेस लगता सिंपल है, अगर हम एकदम जिसे कहते हैं ना बर्ड आई व्यू ले, तो बहुत सिंपल बिजनेस लगता है, लेकिन इसकी स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो इसके अ, जो प्रमोटर हैं, उनके बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस भी हैं। जैसे ब्लू स्मार्ट हो गया, वो तो जो बैंगलोर और दिल्ली में रहता है, जो एयरपोर्ट में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है, तो आपको होर्डिंग्स वगैरह इजीली दिख जाएंगी। बहुत सारी होर्डिंग्स ब्लू स्मार्ट की रहती हैं, उनकी कैब सर्विसेज रहती है, तो वो भी इन्हीं प्रमोटर का है सेम। और फिर मैट्रिक्स है, वो भी सेम प्रमोटर का है। तो आज की वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसका बिजनेस मॉडल एनालाइज करूँगा बहुत ही डिटेल में जाके। एंड आई नो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं इसका बिजनेस मॉडल, बिकॉज आई एडमिटेड कि जो ये थोड़ा इनिशियल फेज़ में है अपनी इन्वेस्टिंग के, जिससे बिजनेस मॉडल देखना उतने अच्छे से नहीं आता है, समझना उतने अच्छे से नहीं आता है, तो उसके लिए तो काफ़ी टफ बिजनेस मॉडल है ये समझना। और आज की वीडियो में यही काम रहेगा। अगेन लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट का वीडियो रहेगा, एंड तक आप लोगों को देखना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारा इंसाइट्स है इस वीडियो को लेके, इस कंपनी को लेके, और मेरे क्या पर्सनल थॉट्स हैं। मुझे जो भी मिक्स्ड मेरे ओपिनियंस हैं वो मैं आखिरी में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। 4 सेगमेंट्स हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। एक सोलर ईपीसी, सोलर पैनल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, ईवी लीजिंग एंड ईवी मैन्युफैक्चरिंग। तो पहले वाले दोनों को इसने सोलर के अंदर कंबाइन किया हुआ है। तो सोलर ईपीसी का काम बहुत ही बेसिक, जो मैंने आपको बताया, जैसे केपीआई ग्रीन एनर्जी। अगर आपको सोलर ईपीसी का काम बहुत डिटेल में समझना है, तो आप वो देख सकते हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी को देख सकते हैं। सोलर ईपीसी बेसिकली सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें ये क्या करते हैं, कोई भी अगर लेट्स से GOVNL है, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, उसको बिजली खरीदनी है लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज से, तो अपना लैंड बैंक वो देंगे, खावड़ा वगैरह में कहीं का भी लैंड बैंक वगैरह देंगे, बोलेंगे जेंसॉल को आप आओ यहाँ पे एक पूरा सोलार प्लांट कंस्ट्रक्ट करो। हमको इतनी एफिशिएंसी चाहिए, प्लांट लोड फैक्टर हमारा इतना होना चाहिए, जिसे हम कैपेसिटी CUF लोड भी कहते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि हमारा इतना होना चाहिए, हम इतने साल तक बिजली खरीदेंगे, या जो भी एग्रीमेंट है। तो ये प्लांट बैठाती है, अपने पैसों से मॉड्यूल खरीदती है। अगर जो इसका क्लाइंट है उसको मॉड्यूल वगैरह नहीं दे रहा है, नहीं तो बैलेंस ऑफ जो सिस्टम्स होता है वो तो होता ही है, मॉड्यूल से हट के अगर कोई और प्रोडक्ट उसमें लगता है, बिकॉज आपको पूरा एक प्रोफाइल स्ट्रक्चर चाहिए नीचे बैठाने का, और 10 तरीके की चीज़ें चाहिए आपको। लैंड एकदम लेवल पे लाना है, फिर वहाँ से आपको इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी, इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी उसको कनेक्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब काम सोलर ईपीसी में आता है। और वैसे तो बोलने को तो सोलर ईपीसी में बहुत सारी कंपनीज है, बिकॉज एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन डू सोलर ईपीसी वर्क, ये तो रहता है। लेकिन सोलर ईपीसी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज आपको सिर्फ अगर सिंपल लेवल पे सोलर ईपीसी करना है, आए प्लांट बैठाया चले गए, वो तो हर कोई कर सकता है। लेकिन कोई एक कंपनी है, लेट्स से जिनसॉल भी है, इसके पास एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ भी हैं, FDRE, फिक्स्ड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेबिलिटी है, राउंड द क्लॉक एनर्जी की कैपेबिलिटी है, RTC पावर सप्लाई उसे हम कहते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं, ये सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ कंबाइन होती हैं, तो एक सोलर ईपीसी जो सोलर ईपीसी का कॉन्ट्रैक्टर है आपका, उसको बड़े ऑर्डर्स मिलने का ज़्यादा बेनिफिट रहता है। उसको बड़े ऑर्डर्स, दे आर मोस्ट लाइकली टू गेट बिग ऑर्डर्स। कौन कौन सी अच्छी कंपनीज हैं, वैल्यूएशंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस किस किस का अच्छा है, कौन बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इसमें। अदानी ग्रीन बहुत ही बड़ा प्लेयर है, केपीआई ग्रुप जो है वो भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, जेंसॉल भी वन ऑफ द लीडिंग कह सकते हैं सोलर ईपीसी में। तो ठीक ठाक इसका काम है सोलर ईपीसी का। तो ये सोलर ईपीसी बेसिक, इसमें थोड़ा ही बात करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं बताने के लिए, बेसिक काम है। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। केपीआई ग्रीन, अदानी ग्रीन आप देखेंगे तो सोलर ईपीसी का काम आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, दूसरे बिजनेस सेगमेंट में आते हैं, सोलर पैनल ट्रैकिंग टेक।
इसमें आप देखो नीचे लिखा हुआ है एमंग्स ग्लोबल सोलर पैनल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स। इन्होंने स्कॉर्पियस ट्रैकर्स को यूएसए में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। वो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी बनाती है। ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? लेट्स से आपके घर का जो सोलर, अपने रूफ टॉप पे कोई सोलर अगर आप यू लोग यूज़ करते हैं, तो वो दिन भर सन की डायरेक्शन पे रोटेट नहीं होता है। ईस्ट टू वेस्ट अगर सन, सबको पता है ईस्ट टू वेस्ट अगर सन, सॉरी, ईस्ट टू वेस्ट अगर सन जा रहा है, तो आपका अगर पैनल ऐसा है लेट्स से, ठीक है, आपने इसी लेवल पे उसको फिक्स्ड कर रखा है, तो जो सूरज जाएगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो वो पैनल ट्रैक नहीं करेगा सन का मूवमेंट को। तो जब सन के मूवमेंट को ट्रैक नहीं करेगा, तो शाम के टाइम पैनल तो आपका इधर फेस कर रहा है, सन उस टाइम पे अब उधर हो गया है, तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी लॉस हो जाता है उसमें। तो जो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी होती है, सिंगल एक्सिस काफ़ी चलता है, तो ये तो काफ़ी सिंगल एक्सिस पे काम करते हैं। तो इसमें आपको समझ आता है कि ओके, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी जब होगी तो आपका जो सोलर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिकॉज वो सन के मूवमेंट को आपका पैनल्स ट्रैक करेंगे, और उसी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो अगर अभी मैं इंडिया के लैंडस्केप की बात करूँ, तो इंडिया में हार्डली 20% ऑफ द ओवरऑल जो यूज़ होते हैं सोलर पैनल्स, वो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। लेकिन अभी क्या हो रखा है कि ट्रैकिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस आ रहा है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट के नए टेंडर्स लॉन्च हो रहे हैं, लेट मी चेक, मेरा माइक ऑन है, यस। तो गवर्नमेंट के जो नए टेंडर्स लॉन्च हो रहे हैं, उसमें भी गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है यार, वो तो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का है, ठीक है, हमको चाहिए। बिकॉज आज की डेट में अगर आप सोलर प्लांट बैठा रहे हैं, तो आपको पता है कि यार ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और आपका जो प्लांट है वो बहुत सालों तक वहीं पड़ा रहेगा। तो आप क्यों ना उसको एक मोर एफिशिएंट वे में, अगर आपके पास ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है, अगर आप उतना खर्चा कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो कर सकती है, राइट। तो वो चाहते, गवर्नमेंट क्या, प्राइवेट क्लाइंट्स भी, अगर उनका 20 साल तक वो प्लांट एनर्जी क्रिएट करेगा, तो व्हाई नॉट इंक्रीज योर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट एंड गेट ट्रैकर टेक्नोलॉजी था आपका, ताकि आपका 20 ईयर्स तक आपको एक एफिशिएंट एनर्जी जनरेशन होता रहे उस प्लांट से, ठीक है। तो उन्होंने स्कॉर्पियस ट्रैकर्स एक्वायर किया है। अभी भी लॉस मेकिंग है, बट ये कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट ईयर FY26 में जाके वो कंपनी भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अगेन बहुत सारे बिजनेस मॉडल, इस बिजनेस मॉडल जेंसॉल का भी जो बिजनेस मॉडल है, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं। ये मत सोचना कि बहुत ईजी है इसको समझना। और सोलर EPC मैंने आपको बता दिया, सोलर EPC में क्या काम करती है। सोलर ट्रैकिंग में इसने स्कॉर्पियस ट्रैकर्स को जो USA में इनकॉर्पोरेट किया है, अब वो पिछले 1 साल से टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। जो भी है वो सब ज्ञान की बातें हैं, देखना ये पड़ेगा। द मोमेंट स्कॉर्पियस ट्रैकर्स टर्न प्रॉफिटेबल, वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन रहेगा। वहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगी कंपनी, जब स्कॉर्पियस ट्रैकर्स भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। अभी इसका 3 बिजनेसेस प्रॉफिटेबल नहीं है। एक तो ये स्कॉर्पियस ट्रैकर्स, फिर मैं EV लीजिंग के बारे में अब बताता हूँ, वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है आज की डेट में, ओके। EV लीजिंग की बात करते हैं। टेलर मेड EV लीजिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स, ओके। तो ये इसमें क्या करती है, एक सेकंड के लिए आप दूसरी स्लाइड भी देखिए, ताकि वो और डिटेल में मैंने बताया, इन्होंने बताया EV लीजिंग में क्या करते हैं, ओके। तो देखिए साइड में इन्होंने एक एरो टाइप का कुछ बना रखे हैं, लेट्स EV इनका ब्रांड है। अगेन बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है, नोट्स लिखने तो आप लिख सकते हो। EV लीजिंग के अंदर एक 3 सेगमेंट, सोलर EPC, सोलर ट्रैकर्स तो दोनों हो गए। तीसरा सेगमेंट EV लीजिंग का, इसके अंदर भी इनकी एक ब्रांड है जो है लेट्स EV, ओके। इसका नाम पहले कुछ और था, अभी इनका लेट्स EV हो गया है, ठीक है। तो पहले इनका था जेंसॉल EV, जो इनको साइड में लिखा है ये जेंसॉल EV लीज प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड, जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इन FY24 रिसेंटली ब्रांडेड एज लेट्स EV, ठीक है। तो इसमें ये क्या करते हैं, इसमें ये सबसे पहले व्हीकल एक्विजिशन एंड लीजिंग करते हैं। इनका तो टाटा मोटर्स के साथ बहुत इनके ऑर्डर्स उन्होंने बल्क में उठाए थे, 6000 तो मुझे याद है एटलीस्ट। फिर 10,000 का इनका और प्लान था, उसका क्या हुआ आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, उठाए होंगे। तो टाटा मोटर्स से इन्होंने लेट्स से EV खरीद ली, ठीक है। अभी ये क्या करेंगे, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, उस EV का इंश्योरेंस भी करेंगे, मेंटेनेंस मैनेजमेंट भी करेंगे। जिन जिनों में इन्होंने ऐसे एस्टेरिक का मार्क बना रखा है, वो ऑप्शनल सर्विसेज हैं, तो वो ज़्यादा चार्जेस अगर आप कस्टमर पे कर रहा है, तो ये सर्विसेज भी वो अवेल कर सकता है, ठीक है। इंश्योरेंस करेंगे, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, एक्सीडेंट्स एंड डैमेज क्लेम्स हैंडलिंग, तो वो भी यही करेंगे। ब्रेक डाउन असिस्टेंस, वैल्यू एडेड सर्विसेज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अपना ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। और किसी को लीज करके ले जाना है, मेरे को अगर
अपफ्रंट ओन नहीं करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैं फ्लीट अगर मैं फ्लीट वाला हूँ, मेरी बहुत सारी फ्लीट में गाड़ियाँ हैं, तो मैं इनके साथ लीज पे आ सकता हूँ। तो ये इनका बेसिकली इनका बिजनेस सेगमेंट है। और अब इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वैसे तो कुछ बताने के लिए शायद है नहीं। की कस्टमर्स इनके आप देख लो, जो इधर वाले पॉइंट्स हैं लेफ्ट साइड वाले, एक बार देख लेते हैं। 12 लास्ट सेकंड पॉइंट पढ़ो, 12 मेजर OEMs इन पोर्टफोलियो एंड कंटिन्यू टू एक्सपेंड। ओके, की कस्टमर्स, लास्ट माइल एंड मिडिल माइल लॉजिस्टिक प्लेयर्स इनके की कस्टमर्स हैं, PSUs इनके की कस्टमर्स हैं। वो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा सकता हूँ, जो आप देख रहे हो अभी अपनी स्क्रीन पे। EV लीजिंग सेगमेंट, EV एसेट्स एंड सेगमेंटेशन ऑफर्ड, हर टाइप का EV ये लीज करते हैं। 4 व्हीलर पैसेंजर हो या कार्गो हो, 2 व्हीलर हो, LCV हो, लाइट कमर्शियल व्हीकल, 3 व्हीलर कार्गो, बेसिकली सारे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। टारगेट कस्टमर सेगमेंटेशन कौन कौन से हैं? PSU एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो चाहते हैं अपफ्रंट ओन ना करना, लेकिन अगर उनको दिखाना है कि यार वो कार्बन फुटप्रिंट अपना रिड्यूस कर रहे हैं और कुछ ESG नॉर्म्स की तरफ फुलफिलमेंट कर रहे हैं, तो कुछ वो फ्लीट में अपना ईवी ला सकते हैं, तो वो इससे लीज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लीट ऑपरेटर्स जो मैंने आपको बताया था, लार्ज MNCs एंड इंडियन बिजनेस हाउसेस, पर्क्स, सैलरी सेक्रीफाइस जो आपका होता है कि आपको, ठीक है, थोड़ा एम्प्लॉय जो कहता है कि ओके आई एम विलिंग टू टेक अ सैलरी सेक्रीफाइस, मुझे नॉन मॉनिटरी पर्क्स आप दे दीजिए उसके बदले, जो कॉन्सेप्ट होता है ये सैलरी सेक्रीफाइस का। रिटेल सब्सक्रिप्शन, लॉजिस्टिक कंपनीज एंड E-कॉमर्स वाली भी अगर उनको EV लीज पे लेना है, अपफ्रंट ओन नहीं करना है, तो EV लीजिंग का बेसिकली इनका सेगमेंट है। तो EV लीजिंग में आपको क्या समझना है, एक तो आप ये चीज़ समझोगे, चलो वो मैं आगे जाके बताता हूँ, वरना मुझे नई स्लाइड खोलनी पड़ जाएगी। इसमें आपको क्या समझना है, EV लीजिंग में अभी क्या हाल है। Q1 FY25 की अगर मैं बात करूँ, इससे पहले वाले क्वार्टर की, तो ये EV लीजिंग का जो इनका बिजनेस है वो AUM बेस्ड है। इवन दो EV लीजिंग के बिजनेस में इनका EBITDA मार्जिन आर नॉर्थ ऑफ अराउंड 90% EBITDA मार्जिन है इनके, और BESS वाले सेगमेंट में भी 90% से ऊपर मार्जिन है। उस स्टेटमेंट को साइड रखो, आगे जाके बताऊंगा। EV लीजिंग में इनके इवन दो 90% से ऊपर EBITDA मार्जिन हैं, लेकिन ये AUM बेस्ड बिजनेस है। आपको इसमें बहुत सारे लोग मुझे वीडियो में कहते हैं कि कमेंट्स में कहते हैं कि हमको ये समझ नहीं आता किस बिज़नेस को किस पैरामीटर पे ट्रैक करना है। तो आप ये चीज़ें भी सुना करो वीडियोस में, जब आप पूरी वीडियो देखोगे ना, तो आपको हर वीडियो में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि मैं कौन सा बिज़नेस में किस पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मतलब इट डजेंट इवन टेक कॉमन सेंस। अगर मैं FMCG वाले बिजनेस में वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, प्राइस हाइक की बात कर रहा हूँ, इन सब की बात कर रहा हूँ, तो कितना आपका इन्वेंट्री डेज कितना पड़ा हुआ है, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हुए ना। तो इस वाले में मैं EV लीजिंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको AUM पे फोकस करना है। Q1 FY25 में 600 करोड़ का AUM था, Q2 FY25 में वो 800 करोड़ का हो गया है। तो उस AUM पे, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पे कितना रिटर्न जनरेट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाएगा EV लीजिंग में। अभी क्या है, EV लीजिंग प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, EV लीजिंग से रिलेटेड एक और इन्होंने सेगमेंट खोला है, EV मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो EV लीजिंग का इनका गाइडेंस क्या है? EV लीजिंग में ये कह रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट ईयर जाके FY26 में जाके, उससे भी पहले शायद, मुझे लगता है कि FY26 इन्होंने एक्सप्लिसिट गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन आई थिंक Q3 या Q4 में जाके वर्स्ट के सिनेरियो लेते हैं, FY26 में जाके EV लीजिंग वाला बिजनेस भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो अगर मैं पर्टिकुलरली Q1 की बात करूं, तो इन्होंने Q1 में कितना लॉस दिखाया था, एक सेकेंड, यस, Q1 में इन्होंने दिखाया था पैट 32 CR का, अगर स्टैंड अलोन में पैट देखता। लेकिन हुआ क्या कि इनके 8-9 करोड़ रुपए तो इसमें लग गए थे। हाँ यस, 9 करोड़ का EV लीजिंग बिजनेस में लॉस हुआ था। लॉस मतलब इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, बिकॉज एक नया अगर बिजनेस है आपका, तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, तब जाके वो आगे प्रॉफिटेबल होता है, स्केल अप होता है। तो उसको हम लॉस ही कहेंगे बेसिकली। है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ, लेकिन लॉस है तो लॉस है। हमको तो एज एन इन्वेस्टर देखना है कि उतना पैसा अभी तो फिलहाल लग गया है। ठीक है, तो हमको देखना है 9 करोड़, Q1 की मैं बात कर रहा हूँ बाय द वे, 9 करोड़ इन्होंने EV लीजिंग बिजनेस में खोए थे, 7 करोड़ EV मैन्युफैक्चरिंग में खोए थे, जो मैं आगे बताऊंगा, और 2 करोड़ इन्होंने 2 CR 9 CR इन EV लीजिंग बिजनेस दे लॉस्ट इन Q1, 7 crores in EV manufacturing business they lost in Q1, and in Q1 they also lost 2 crores in Scorpius trackers, जो मैंने आपको पहले बताया था। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लास्ट तक देखना, आपको सब चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो आप रिवाइंड करके कभी भी देख सकते हैं, इट्स एट योर डिस्क्रेशन। ओके, तो ये था EV बिजनेस के बारे में।
ईवी लीजिंग के बारे में एक और पॉइंट है, उसके बारे में इन्होंने अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज किया है। बिकॉज ये पहले जो ईवी लीजिंग करते थे ये ऑपरेटिंग लीज वाला मॉडल इन्होंने अपना रखा था। दे वर डूइंग इट अंडर ऑपरेटिंग लीज मॉडल। अभी इन्होंने फाइनेंशियल लीज मॉडल इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। अकाउंट के स्टूडेंट मैं नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छे से अकाउंट नहीं समझ आता है, लेकिन मोटा माटी आपको समझा देता हूँ कि अभी क्या हुआ है। इनका जो ईवी लीज इन्होंने बिजनेस किया है, ईवी लीजिंग वाला बिजनेस, इन्होंने बेसिकली अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चेंज किए हैं, उससे 15 सीआर का इनको इम्पैक्ट आया है। ये थोड़ा इंसाइट मेरे को आपको देना था। अगर आप इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी देखेंगे तो Q2 FY25 में आपको दिखेगी 76 सीआर की, बट एक्चुअल में इंटरेस्ट कॉस्ट थी सिर्फ 40 सीआर की। वो जो एडिशनल आपको दिख रही है दैट इज़ जस्ट एन अकाउंटिंग गिमिक। जब हम इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा। तो ये थोड़े इंसाइट्स थे मुझे, एंड वो मुझे देना था इसके बारे में। नाउ द लास्ट सेगमेंट, ईवी मैन्युफैक्चरिंग। अभी आप देखो, आपको ईवी लीजिंग का जो इनका बिजनेस है वो कहीं ना कहीं एक फाइनेंसिंग रिलेटेड बिजनेस है। वो क्या कर रहा है, फाइनेंसिंग में हेल्प कर रहा है। अगर मेरे को अपफ्रंट कॉस्ट मैं नहीं देना चाहता हूँ, अगर ईवी के लिए मेरे को 20 गाड़ियाँ चाहिए अपनी फ्लीट को रन करने के लिए, एंड आई डोंट वांट टू पे अपफ्रंट कॉस्ट, सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल टेक हेल्प फ्रॉम द ईवी लीजिंग बिजनेस ऑफ जेंसॉल। तो जैसे कल मैंने आई थिंक एक्स पे भी पोस्ट किया था एंड आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट ऑन यूट्यूब। महिंद्रा के पास महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस थी, राइट। हीरो मोटोकॉप के पास हीरो फिनकॉप था। तो और इनफैक्ट जब अब बजाज स्कूटर्स की बात करते हैं तो उनके पास बजाज फाइनेंस था, जो ऐसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अगर आप एक OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कार्स वगैरह बनाते हैं या कोई भी सामान के जो आप OEM हैं, तो पर्टिकुलरली अगर मैं कार्स की बात करूं, व्हीकल की बात करूं, तो आपका एक एसोसिएटेड, अगर आपके पास एक फाइनेंशियल ब्रांच भी है, जैसे मैंने बताया बजाज स्कूटर्स के लिए बजाज फाइनेंस उस टाइम पे ऐसे एज अ फाइनेंसिंग काम करता था, ताकि कस्टमर्स को वो ऑटोमोबाइल एक्वायर करने के लिए पैसा इधर उधर से ना लेना पड़े, उसको पैसे की दिक्कत ना हो। तो आपको पुश मिलता है, आपके प्रोडक्ट्स को मार्केट में बिकने के लिए पुश मिलता है। तो कहीं ना कहीं वही कॉन्सेप्ट ये अपने ईवी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ कर रहे हैं कि ईवी लीजिंग का तो ये काम करते ही हैं, तो इन्होंने ईवी खुद से ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी रिस्की बाय द वे। मतलब ये एक तो बना भी क्या रहे हैं, हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे जो इनके कॉरपोरेट क्लाइंट्स होंगे या कोई भी B2B वाला बिजनेस होगा, ये बेसिकली उसमें B2C वाली भी ये कार्स बनाएंगे जो डायरेक्ट पर्सनल मोबिलिटी के लिए यूज़ होगा। 2 डोर्स 2 पैसेंजर, ऐसा ये अपनी कार्स बना रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है। तो उसमें क्या मेरे को थोड़ा अजीब ये लगा कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग अभी तो बहुत सारे लॉसेस कर रहा है। अब हमको पता नहीं है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, एक तो अगर आप इस बिज़नेस को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो ये तो कब से कह रहे हैं, ये 1.5 से 2 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ कि हमारा ईवी आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। अब ये कह रहे हैं अप्रैल, आई थिंक ये मार्च 23 में लॉन्च करने वाले थे पहले अपना ईवी, और फिर ये अप्रैल, अब तो मार्च 24 भी चला गया, अब ये कह रहे हैं अप्रैल 25, मतलब अभी भी जो अभी अप्रैल आने वाला है वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम लॉन्च करेंगे। आई एम नॉट इवन श्योर कि वहाँ पे भी ये लॉन्च करेंगे या नहीं, बट ठीक है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अप्रूवल्स में इनको बहुत देर लग गई, ARAI का अप्रूवल आने में लग गया। वाहन पोर्टल में अब ये ओरिजिनल एज एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर लिस्ट हो चुके हैं। अभी कंपनी का क्या कहना है, क्यों अब और डिले कर रहे हैं ये कंपनी, ऐसा कंपनी का ये कहना है, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों इन्होंने बोला, कि इन्होंने ये कहा कि इस बारी जो हीट आया था, हीट वेव आया था, तो बहुत सारा 50 डिग्रीज तक टेम्परेचर चल गया था, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी गाड़ी बहुत मतलब ऐसे रगेड इन्वायरमेंट में भी ठीक से काम करेगी या नहीं। तो हम और ज़्यादा अब टेस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा डिज़ाइन में चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, डिज़ाइन को और मॉडिफाई कर रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि जब भी हमारा ईवी आए तो इसमें कोई कमियां ना रहें। तो जितना भी फीडबैक लेके ये इम्प्लीमेंट वगैरह कर रहे हैं उसको। बट माई पॉइंट इज़, एज एन इन्वेस्टर एंड एज एन सिनिकल इन्वेस्टर, मैं ये क्वेश्चन करूँगा कि भाई डिज़ाइन वगैरह तो ये तो खाली आप बोलने की बात हो गई ना। आपको नहीं पता था, आप तो 2 साल पहले ईवी लॉन्च करने वाले थे, तब आपको नहीं पता था कि आपके डिज़ाइन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब आप 2 साल से यही चीज़ें कर रहे हैं। 50 डिग्रीज़ का अगर हीट वेव आ गया तो क्या हो गया, उसमें आपका कार को ऐसा क्या हो गया, ये सब चीज़ें क्या आपने सोची नहीं थी। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल अबाउट दिस बिजनेस पर्टिकुलरली। एक बार को सोलर EPC का तो मुझे समझ आता है, अगर
कैपेबिलिटीज़ हैं तो आप कंपटीशन को साइड कर सकते हो और अच्छे मार्जिन्स में काम 16, 17, 18% के मार्जिन्स पे काम कर सकते हो। वो बिजनेस ग्रीन टिक, वो जो वाला इसका बिजनेस सेगमेंट है। स्कॉर्पियस ट्रैकर्स भी मैं ग्रीन टिक दूंगा एज सुन एज आई नो कि एक प्रॉफिटेबल हो गया है, ठीक है, क्योंकि ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होनी है, इंडिया में भी यूज़ होनी है, तो वो प्रोडक्ट बिकी जाएगा। एंड सोलार के लिए तो लार्जेस्ट मार्केट यूएसए है इस टाइम पे, एंड दे हैव इनकॉर्पोरेटेड स्कॉर्पियस ट्रैकर्स इन यूएसए इटसेल्फ। थर्ड, वो उसके लिए भी कहीं ना कहीं अगर ये प्रॉफिटेबल हुआ तो टिक, ईवी लीजिंग के लिए भी प्रॉफिटेबल हुई तो टिक। लेकिन ईवी मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पे मेरे को कंफर्ट नहीं आ रहा है। बट अगेन कैटेगोरिकली आई एम स्पीकिंग कि मेरे को पर्सनल अगर कंफर्ट नहीं आया, इट डजंट मीन द बिजनेस इज़ बैड। मेरे को हो सकता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मुझे लैक ऑफ नॉलेज है, मेरा अभी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वो नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि कैसे करेंगे, बिकॉज टेस्ला पे भी बहुत लोगों को यकीन नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ लॉन्च कर देगा। मेरी तरह बहुत लोग रहे होंगे कि नहीं यार कंफर्टेबल नहीं है, लेट्स लीव इट। ये चीज़ मैं करता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो इस बिज़नेस को छोड़ दो, नहीं, आप इसको फॉलो करो। आपको अगर मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, बहुत लोगों को होगी, उनको अच्छे से ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस समझ आता होगा, तो यू कैन रियली लुक इनटू द बिजनेस इनटू मोर डिटेल। ओके, तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग का आई थिंक मोटा माटी मैंने बता दिया। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इज क्या अप्रैल में इनका गाड़ी आएगा? नो आइडिया, बिकॉज इनके अप्रैल जो इनकी गाड़ी है उसमें से भी तीन मॉडल्स हैं इनके, फ्लीट मॉडल, कार्गो मॉडल और पर्सनल मोबिलिटी मॉडल, ठीक है। कार्गो मतलब ये सामान वामान ई कॉमर्स वाली कंपनी जो ये लेके जाएंगी। फ्लीट मतलब वही, चाहे वो किसी कंपनी के फ्लीट में काम करे, चाहे वो कैब एग्रीगेटर के एज अ फ्लीट में काम करे। तो हो सकता है कि जो इनकी, बिकॉज शुरू के दो जो मैंने बताया, कैब, फ्लीट मॉडल और कार्गो मॉडल, तो इनका B2B रहेगा, ठीक है। जो थर्ड है पर्सनल मोबिलिटी, ये हम जैसे लोगों को बेचेंगे जिनको पर्सनल मोबिलिटी के लिए चाहिए काम। तो जो पहला दो है वो तो B2B है। तो इतना तो मुझे समझ आता है कि कंपनी बेवकूफ़ तो नहीं है, जो प्रमोटर्स हैं इसके वो बेवकूफ़ तो नहीं है, बिकॉज वो हर, इनकी इतनी सारी कंपनीज़ हैं ना। अगर मैं आपको बताऊँ, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, ब्लू स्मार्ट इनकी है, मैट्रिक्स गैस इन्होंने खोला हुआ है, मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रमोटर बेवकूफ़ नहीं है, उसको समझ आता है कि उसने ऑलरेडी MOU साइन किया होगा, या फिर उसको अंडरस्टैंडिंग होगी क्लाइंट से, उसने अपने बात कर रखी होगी ऑलरेडी, तभी ये इतना बड़ा रिस्क लेके मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब वो देखना पड़ेगा ये अप्रैल में भी कर पाते हैं नेक्स्ट ईयर या नहीं। वो सब एक बहुत बड़ा ओवरहैंग रहेगा इस बिज़नेस के ऊपर, ठीक है। अभी मैं रिस्क पे आया नहीं हूँ, इस बिज़नेस के रिस्क बहुत सारे हैं इस बिज़नेस में, ठीक है। इतना ही बात करेंगे, बात करने को बहुत है ईवी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, बट अभी बहुत चीज़ें छूट रही हैं, तो उसको जल्दी जल्दी इसको सारी चीज़ें बिकॉज कवर तो करनी है। बाकी इनका एक BESS वाला बिजनेस मॉडल भी है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा BESS क्या होता है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मैं रिपीट नहीं करूँगा। आपको अगर डिटेल में समझना है वो क्या होता है, तो आप KPI ग्रीन वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मोटा माटी बताता हूँ, अगर आपको सोलर से पावर जनरेट करनी है तो हमेशा नहीं होती है, जब सन नहीं रहेगा तो नहीं होगी। विंड के साथ भी यही है, विंड नहीं है तो वो पावर जनरेट नहीं होगी। तो उस काम पे, उस टाइम पे आप क्या करते हैं, जो एक्सेस एनर्जी पहले प्रोड्यूस हो रही थी जब सन बहुत था, विंड बहुत थी, तो आप वो एक्सेस एनर्जी जो ग्रिड को नहीं चाहिए, वो आप अपनी बैटरीज में स्टोर कर लेते हैं, जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है। तो इनको GUVNL से ऑर्डर मिला था बैटरी एनर्जी में। बैटरी एनर्जी में भी ये ठीक ठाक है, बाय द वे, नो प्रॉब्लम्स विद दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। अगर मैं बैटरी एनर्जी की बात करूँ तो इनको 3200 करोड़ का कह सकते हैं आप ऑर्डर मिला था। उसमें से इनको 12 साल के लिए वो ऑर्डर मिला है GUVNL से। इनको क्या करना है, बैटरी बैंक वगैरह बनाना है। GUVNL जैसे कहेगा, जब कहेगा, उसको उस हिसाब से ऑपरेट करना है। जब एनर्जी स्टोर करनी है तो ये करेंगे, रिलीज़ करनी है तो करेंगे। और इनका अगर 12 से मैं डिवाइड करूँ इनके ऑर्डर बुक को, इस BESS वाले सेगमेंट में जो 3200 करोड़ की है, तो 250 से 3200 CR की इनकी ऑर्डर बुक है। बिकॉज मैनी पीपल से दैट एटलीस्ट आई शुड स्पीक नंबर्स इन इंग्लिश। तो इनका BESS वाला ऑर्डर बुक है वो है 3200 CR का, करोड़ का। एंड इफ दैट ऑर्डर बुक इज़ वैलिड फॉर, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली डिलीवर दैट ऑर्डर for 12 years. So if I divide 3200 by 12 years, so every year they will be generating an income of 250 to 260 CR, and here their EBITDA would be 90%। तो काफ़ी सारा जो पैसा है वो नीचे पैट में फ्लो होके भी आएगा।
ठीक है, तो बीएसएस में भी अच्छा काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स वाला क्या इनका सीन है, मैट्रिक्स गैस वाला। ठीक है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन में भी है। तो अब आप स्टार्टिंग वाला मेरा स्टेटमेंट देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये कंपनी बेसिकली क्लीन एनर्जी में है। हर जगह हाथ मारे हुए हैं इसने इस टाइम पे। बहुत सारे बिजनेस मॉडल, बिजनेस सेगमेंट्स हो रखे हैं इस टाइम पे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत रिस्की है, और एक रिस्क लास्ट में जाके डिस्कस करूंगा, बहुत बड़ा रिस्क है इस कंपनी के लिए वो। तो पार्टनर्ड विद मैट्रिक्स गैस जो है वो भी इन सेम प्रमोटर्स का ही आप कह सकते हैं। ठीक है, तो टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट इन पुणे, उसमें से भी इनका 20 ईयर ऑफ टेक एग्रीमेंट हो रखा है। स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में ये ग्रीन हाइड्रोजन वहाँ से देंगे। तो अभी आप बोलेंगे कि इन्होंने मैट्रिक्स गैस के साथ क्यों किया कोलैबोरेशन। तो बात क्या है, अगर रीन्यूएबल एनर्जी की बात है, ग्रीन एनर्जी की बात है, तो एक्सपर्टीज़ है जिनसॉल इंजीनियरिंग की। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करूँ, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड ऑल, वहाँ पे एक्सपर्टीज़ है मैट्रिक्स गैस की। तो दोनों का एक्सपर्टीज़ मिल गया, बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो वो रिन्यूएबल एनर्जी जो आपको चाहिए, जो आपका काफ़ी बड़ा इनपुट होने वाला है, तो दैट साइड विल बी टेकन केयर ऑफ बाय जिनसॉल इंजीनियरिंग। जो आपको ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रोलाइजर्स लाइजर्स में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो दैट साइड ऑफ द इक्वेशन विल बी सॉल्व्ड बाय मैट्रिक्स गैस। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन यहाँ है। एक और इनको मैट्रिक्स के साथ इन्होंने एक और कोलैबोरेशन किया ग्रीन स्टील के लिए, तो वो भी आपको ध्यान देना है। उसका ऑर्डर वैल्यू आई डोंट नो, बट ये ग्रीन स्टील के लिए वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे बिजनेस डिवीजन हो गए। अब मैं तो खुद भूल गया मैं कितने सारे बिजनेस डिवीजन इसके डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। अभी सबसे बड़ा रिस्क इस कंपनी का मुझे क्या लगता है यहाँ पे, कुछ मैं अगर मिस कर भी जाऊँगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो इस कंपनी के बारे में, और मुझे इन्फॉर्मेशन रहा उस चीज़ के लिए तो मैं करूँगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने अभी 6-7 महीने पहले अपना वारंट्स वगैरह वारंट्स निकाले थे। 1 करोड़ वारंट्स निकाले थे। अब वारंट्स बहुत ही जल्दी समझते हैं वारंट्स क्या होता है। अगर आप वारंट्स इशू कर रहे हैं तो चाहे आप प्रमोटर को करें चाहे नॉन प्रमोटर को करें, लेट्स से आज की डेट पे जिनसॉल का लेट्स से एज्यूम कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है इसका शेयर प्राइस कितना है इस टाइम पे, मोटा माटी पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, तो लेट्स से आज मैंने वारंट इशू किया और मेरा शेयर प्राइस था 1000 रुपीज़। ठीक है, तो मैं वारंट दे रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ 18 महीने तक जिन जिन को मैंने वारंट इशू किया है, चाहे वो प्रमोटर्स हों चाहे नॉन प्रमोटर्स हों, वो ये वारंट स्ट्राइक प्राइस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, आज का शेयर प्राइस कितना है जिंजॉल का, 1000 रुपीज़। लेकिन जब मैं वारंट इशू किया है एज अ प्रमोटर, मैंने 1 करोड़ वारंट इशू किए, तो मैं ज़्यादा प्राइस पे तो नहीं करूँगा, वो तो मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ। तो मैं बोलूँगा कि आज से 18 महीने तक शेयर प्राइस इस कंपनी का कहीं भी जाए, शेयर मार्केट में कहीं भी जाए, वो चाहे 200 हो जाए, चाहे वो 2000 हो जाए, 1000 से चाहे वो 200 हो जाए, चाहे वो 2000 हो जाए, नेक्स्ट 18 मंथ्स तक आप कभी भी अपना ये वारंट एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड यू कैन परचेज द स्टॉक फॉर 800 रुपीज़। लेट्स से, ठीक है, आज का प्राइस है 1000 रुपीज़, बट मैंने वारंट्स इशू किए हैं 800 के स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, तो ये है वारंट इशू। तो वारंट इन्होंने 1 करोड़ इशू किए थे, 1 CR वारंट इशू किए थे, लेकिन 60 लाख ही वारंट एक्सरसाइज हो पाए हैं, और 530 समथिंग CR का इन्होंने वहाँ से पैसा रेज किया, एक्विटी रेज किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सितंबर में 500 CR का और एक्विटी रेज किया थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अभी क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने वो 500, एक तो पहले इन्होंने 530 का वारंट एक्सरसाइज के थ्रू इशू किया था। ठीक है, वो 530 का 500 करोड़ लगा लो, 500 CR का वहाँ से इन्होंने एक्विटी रेज किया। फिर उन्होंने 500 का और ये प्लान लेके आई QIP का अभी 2-3 महीने पहले ही। अब उसको भी इन्होंने 500 से एक्सपैंड करके 250 CR का और ऐड कर दिया। अब बोल रहे हैं कि 500 CR का नहीं, हम 750 CR का QIP करेंगे। तो ये कंपनी लेफ्ट राइट एंड सेंटर एक्विटी रेज कर रही है। बहुत इसको प्रॉब्लम आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इतना एक्विटी आपको समझ आता है, ये बिजनेस है ही ऐसा कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। लेकिन जब आपका ऑलरेडी एक सोलार जो EPC का काम है, इट इज़ ऑलरेडी वेरी कैपिटल एक्सटेंसिव। BESS का जो आपका काम है, इट इज़ ऑलरेडी वेरी कैपिटल इंटेंसिव। जितने भी इनके, और इन्होंने अब EV मैन्युफैक्चरिंग में पैसा खो रहे हैं, इनको दे हैव टू इन्वेस्ट इवन मोर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, जब बिकॉज जब तक 30,000 की कैपेसिटी है इनकी, 30,000 पर एनम की कैपेसिटी है EV मैन्युफैक्चरिंग में, एंड दे आर सेइंग कि फॉर द फर्स्ट ईयर दे विल ओनली मैन्युफैक्चर 7,000 व्हीकल्स। वो भी ये प्लान है, आई एम नॉट इवन श्योर कि ये प्लान भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज हिस्ट्री खराब रहा है इनका एग्जीक्यूशन का EV मैन्युफैक्चरिंग में। तो ब्रेक इवन कब होगा, ब्रेक इवन मीन्स आपका जो कॉस्ट है वो आपका इक्वल हो चुका है, जो भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मीन्स यू आर नॉट लूजिंग मनी एट दिस पॉइंट।
ब्रेक इवन तक पहुँचते, ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते आप पैसा लूज़ करते हैं। जब आप ब्रेक इवन तक पहुँच जाते हैं उसके बाद आप प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए इनको एटलीस्ट 12,000 व्हीकल्स एनुअली जनरेट वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में दे आर ओनली प्रोड्यूसिंग 7,000 व्हीकल्स। तो फर्स्ट ईयर में मीन्स FY26 में इवन इफ दे लॉन्च देयर स्टार्ट प्रोडक्शन बाय अप्रैल 25 फॉर द फर्स्ट ईयर, दे आर नॉट गोना अर्न एनीथिंग। तो सोचो कि कितना कैपिटल इनको लग रहा है, एंड दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन देयर एक्विटी रेस, कितना एक्विटी रेस कर रहे हैं। सो एक्विटी डाइल्यूशन का भी एक बहुत ज़्यादा रिस्क इस बिज़नेस में रहता है। तो पर्सनली मुझे इतना बिजनेस अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर इसका ईवी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छा चला गया, और मेरे को कंफर्टेबल इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से एक्विटी रेस कर रहे हैं और उस पैसे को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ा बड़ा रिस्क लगा इस बिज़नेस को लेके। लास्टली इन्होंने अभी रिसेंटली 31 अक्टूबर को ये निकाला था, 3-4 नवंबर को इन्होंने ये निकाला था अपडेटेड ऑर्डर बुक। वैसे मैं प्रेजेंटेशन से दिखाता हूँ लेकिन ये अपडेटेड है तो आप देख सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ सोलर EPC की बात करूँ तो ये आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनके पास टोटल सोलर ऑर्डर बुक जो मैंने आपको फर्स्ट डिवीजन बताया था सोलर EPC का, ये है इनकी 5424 CR की, एंड द एवरेज टाइमलाइन विद इन विच दिस ऑर्डर बुक हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड इज़ बिटवीन 12 to 18 मंथ, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट और थोड़ा इसको देख लेते हैं। बिजनेस सेगमेंट सोलर, 3 सेगमेंट की इनके पास ऑर्डर बुक है अभी। सोलर ऑर्डर बुक इनके पास कितनी है, 5424 CR, जो मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में दिखाया। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो मैंने आपको बताया था कि इनको GOVNL से मिला था 12 ईयर्स के लिए, वहाँ पे 3138 CR का ऑर्डर बुक है। एंड सोलर पावर जनरेशन में इनको गुजरात गवर्नमेंट से मिला है 25 ईयर्स इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, तो वो है 1820 CR की। तो ये है बेसिकली इनका ऑर्डर बुक का करंट साइज़, जो अपडेटेड ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक सब कुछ सही है, इनके जो बाकी डिवीजन है वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जिस हिसाब से एक्विटी रेस कर रहे हैं और जिस हिसाब से ये काफ़ी डिले हो चुका है इनकी EV मैन्युफैक्चरिंग में, इवन अभी का नहीं पता है कि कैसे होगा, तो दैट इज़ नॉट गिविंग मी कॉन्फिडेंस एज ऑफ नाउ टू इन दिस बिजनेस। लेकिन अगेन ट्रैक करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है। अगर EV मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा चल गया तो नथिंग लाइक इट, ये बिजनेस काफ़ी अच्छा कर सकता है उस पॉइंट के दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो ये था इसके ऊपर एनालिसिस, अपना थॉट मैंने दे दिया, बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट, मेरा थॉट बहुत ही पर्सनल है मेरा। अगर मुझे समझ नहीं आए आपको, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड। आपको ख़रीदना भी नहीं है मेरे वीडियो को देख के, बेचना भी नहीं है मेरे वीडियो को देख के। मुझे पसंद नहीं है, समझ नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी नहीं समझना है। इफ़ यू हैव द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस, प्लीज़ फील फ्री टू डू सो। मुझसे इन्फ्लुएंस मत होइएगा, ठीक है। तो ये था इस बिज़नेस के बारे में। आपसे मिलेंगे, अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा हो चुका है, आई एम प्रीटी श्योर ऑलरेडी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।